हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसी से रिलेटेड 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कुल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को दोस्तों कवर करेंगे, जो कि आपके कक्षा 10 के सेकंड चैप्टर जो बहुपद से रिलेटेड है, उसी से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन है, अगर आप उनका दोस्तों सॉल्यूशन कर लेते हैं तो दोस्तों समझिए कि आपका जो बहुपद वाला चैप्टर है कक्षा 10 का, वो सारा दोस्तों का क्लियर हो चुका है। मेरा दोस्तों यकीन मानिएगा कि दोस्तों आपका जो बिहार बोर्ड में जो आपका एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का फरवरी में, उसमें दोस्तों हो सकता है कि इसमें से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता हो। इसलिए ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होंगे। इसलिए आप सभी के सभी दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो आइए मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को जो आपका पहला प्रश्न है उस पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके बहुपद से पूछा हुआ जो आपका पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है निम्न में से रैखिक बहुपद कौन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रैखिक बहुपद उसे कहा जाता है जिस बहुपद में उपस्थित चर राशि का उसका अधिकतम घात केवल 1 हो। यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें सम्मिलित चर राशि का अधिकतम घात केवल 1 होता है, उसी को दोस्तों हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग देखकर बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपस्थित चर राशि का जो अधिकतम घात हो केवल 1 है। जो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा वही दोस्तों आपका राइट ऑप्शन इस पहले नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो हमने ए नंबर और जो ऑप्शन लिया है, इसमें चर राशि जो 1 से उसका अधिकतम घात दोस्तों 2 है। इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल भी आपका रैखिक नहीं होगा बल्कि द्विघाती होगा। यहां पर दोस्तों इस बहुपद में चर राशि का जो अधिकतम घात है वो है दोस्तों 4। इसका मतलब ये भी आपका रैखिक नहीं होगा। और यहां पर दोस्तों जो आपके चर राशि का अधिकतम घात है वो है दोस्तों आपका 2। मैं आप लोगों को बता दूं कि चर राशि का अधिकतम घात करने का मतलब कि जो भी आप दोस्तों बहुपद लीजिए उसमें जो भी आपके एक चर वाले अगर बहुपद अगर आप लेते हैं और उसमें जो चर राशियां आती हैं, उन सभी चर राशियों में से जिस चर राशि का अधिकतम घात होता है उसी को दोस्तों हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों -3x की घात 1 है और यहाँ पर 2x² की जो घात है वो दोस्तों 2 है। तो 3x की घात 1 है और 2x² की घात 2 है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो द्विघाती बहुपद है, यानी ये 2 घात वाला बहुपद है। लेकिन हमको यहाँ पर देखना ये है कि रैखिक बहुपद कौन है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में कि जो हमारा 3x + 1 है उसमें जो हमारा चर राशि x आया है उसका घात दोस्तों 1 है। यानी इसमें अधिकतम चर राशि की घात केवल 1 है। इसलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा पहला का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी को दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं अपने सेकेंड प्रश्न पर। इसमें दोस्तों आप लोगों से कहा जा रहा है यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो निम्न में से आप सही ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग से क्या कहा जा रहा है, यही ना कहा जा रहा है कि x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो बहुपद है वो है दोस्तों द्विघाती। और आप लोगों ने दोस्तों द्विघाती बहुपद में ये जाना होगा कि इनको दोस्तों जो शून्यक होते हैं वो क्रमशः 2 ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि जो बहुपद अपने जितने घातों वाला होता है उनके शून्यक भी दोस्तों उतने ही प्राप्त किए जाते हैं। यदि कोई बहुपद अगर रैखिक होगा तो उनके दोस्तों आपके शून्यक 1 ही प्राप्त होंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका बहुपद है वो कितना है, द्विघाती। इसलिए दोस्तों इनके शून्यक भी कितने प्राप्त होंगे, तो 2 ही प्राप्त होंगे। तो मान के चलते दोस्तों कि इनके जो शून्यक है वो है दोस्तों दोनों में से जो पहला है वो है दोस्तों आपका अल्फा और जो आपका दूसरा शून्यक है वो है आपका बीटा। और बोला है कि शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो दोस्तों जब आपका पहला शून्यक अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, वही बताइए। दूसरा शून्यक हमने क्या माना है, बीटा माना है। तो जो बीटा का मान होगा वो अल्फा का व्युत्क्रम। अल्फा का व्युत्क्रम कहने का मतलब कि अल्फा का उल्टा। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, यानी 1/α। यानी जो आपका दूसरा शून्यक होगा दोस्तों वो यहाँ पर निकल कर आएगा 1/α। तो देख सकते हैं कि आपके सामने 2 शून्यक मिल चुके हैं, पहला अल्फा और जो बीटा का मान है वो मिल गया आपका 1/α। तो बोला है कि इनका जो व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। तो क्यू का मान दोस्तों हम लोग निकालेंगे। तो क्यू का मान ऐसा क्या हम करें कि दोस्तों हमको क्यू का मान प्राप्त हो जाए। तो आप सभी को पता है कि हम किसी भी द्विघाती बहुपद में अगर अल्फा इंटू दोस्तों अगर हम लोग बीटा को यहाँ पर रिलेशनशिप दर्शाते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों निकल कर आता है c/a, यानी अचर पद बटा में x² का गुणांक। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि c का जो मान है वो है दोस्तों आपका -q और बटा में a यानी x² का जो गुणांक है वो है दोस्तों 1। और साथ ही दोस्तों आपने जाना कि अल्फा का मान क्या था, तो अल्फा ही था। और जो दोस्तों आपका बीटा था उसका मान था
अल्फा का इन्वर्स यानी 1 में अल्फा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब आप अल्फा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो दोस्तों केवल आपका बच जाएगा क्या, तो 1। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पर मिल जाएगा -q, यानी कि दोस्तों आपके q का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा -1। अब पूछा है आपसे कि q का मान क्या होगा, तो -1 होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि 2 का राइट ऑप्शन को होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वही दोस्तों आपका 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है इनमें से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो दोस्तों द्विघात बोला है, तो द्विघात में कितने शून्यक मिलेंगे, 2 ठो, यानी एगो मिलेगा आपका अल्फा और दूसरा मिलेगा दोस्तों आपका बीटा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है, तो मान के चलते हैं कि शून्यकों का योग में जो हमारा अल्फा और बीटा का जो योग है, यानी अल्फा प्लस जो बीटा है उसका दोस्तों आपको मान मिला है यहाँ पर -3, ठीक है। गुणनफल 2 है, तो दोस्तों गुणनफल करने का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो आपको यहाँ पर दोस्तों प्राप्त हुआ है कितना, तो 2। इसी से दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से ये किस द्विघात बहुपद के दोस्तों आपके ये मान होंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी दोस्तों अगर आप गुणनखंड करते हैं द्विघात बहुपदों का तो उनका गुणनखंड कैसे निकल कर आएगा, यानी मान के चलते हैं कि द्विघात बहुपद में आपका पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा, तो इसको हम लोग किस प्रकार से दोस्तों निरूपित कर सकते हैं, इस तरीके से गुणनखंड के रूप में, यानी कि x माइनस अल्फा इंटू हो जाएगा दोस्तों आपका x माइनस बीटा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी इस गुणनखंड का ये फॉर्मूला था, मतलब कि अगर आप दोस्तों इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर ये सर्वसंख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, x² को यहाँ पर x² ही रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल दिया है कितना, तो भाई -3, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं -3 इंटू हो जाएगा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा दोस्तों आपको दिया हुआ है कितना, तो 2। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 2। तो देख सकते हैं यहाँ पर निकल कर आ जाएगा x² माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, 3 को अगर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3x और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2। यानी कि अगर ऐसा दोस्तों बहुपद जिन चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में मिलेगा वही दोस्तों आपका तीसरा का राइट ऑप्शन होगा। तो देख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 आपका मिल रहा है दोस्तों किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग समझते रहिएगा किस तरीके से हमको मैट्रिक एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है, ठीक है, हमको मतलब आप लोगों को, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 4 में आप लोगों से कहा जा रहा है रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो बहुपद अपने जितने घात वाला होते हैं उनके शून्यक भी उतने ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप ही लोग बताना कि रैखिक बहुपद का जो दोस्तों शून्यक होगा वो कितने प्राप्त होंगे, तो दोस्तों 1 प्राप्त होंगे, क्योंकि इसका जो घात होता है वो दोस्तों केवल 1 ही होता है, इसलिए इनके जो शून्यक होंगे वो 1 ही प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या मतलब शून्यक कितने प्राप्त हो सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो किस प्रकार से हम लोग उसको निरूपित कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको दोस्तों सही वाला जो राइट वाला जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करके आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सिंपली रूप से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका बहुपद दिया है px बराबर, उसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं ax प्लस b, ठीक है। और अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ax प्लस b को 0 के बराबर मान लेते हैं। क्यों मान लेंगे भाई, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। और जब भी दोस्तों किसी बहुपद का कोई भी और शून्यक प्राप्त होगा तो जो शून्यक होगा उस बहुपद के संपूर्ण मान को शून्य करेगा ही करेगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो ax प्लस b है वो शून्य के बराबर हो चुका है। तो ax बराबर दोस्तों क्या हो सकता है, तो ax बराबर जो प्लस b है ना वो चला जाएगा इस ओर, तो यहाँ पर इसका चिन्ह चेंज होगा तो होगा यहाँ पर -b, ठीक है। x के साथ a जो है वो गुणांक में है, तो यहाँ पर x का जो मान है वो निकल कर आएगा -b/a। तो दोस्तों x बराबर -b/a ही क्या होगा, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चौथा का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 में, इसमें दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है, ठीक है। यानी आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों व्यापक रूप को ही हम लोग मानक रूप के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यूट्यूब के माध्यम से भी कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है दोस्तों ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, यही दोस्तों आपका होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, जहां पर ए का जो मान होगा वो बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं होगा, जबकि बी और सी आपका शून्य हो सकते हैं। तो आपका 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। भाई मोरे आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि किसी भी बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद तभी बोलेंगे जब उस बीजीय व्यंजक में सम्मिलित समस्त चरराशियों के घात एक पूर्ण संख्या होंगे। क्या मैंने बताया कि किसी भी बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद तभी बोले होंगे जब दोस्तों उस बीजीय व्यंजक में आने वाले समस्त चरराशियों के घात एक पूर्ण संख्या होगी, उसी को दोस्तों हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। और जिन चरराशियों घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगी उसे दोस्तों हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखकर बताइए चारों ऑप्शन में से कि ऐसा कौन सा बीजीय व्यंजक है जिसके चर राशि का जो घात है वो बिल्कुल भी पूर्ण संख्या नहीं है। जो नहीं है तो दोस्तों वही आपका बहुपद नहीं होगा। तो पहला नंबर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस √3 है। तो दोस्तों हमको √3 से मतलब नहीं है क्योंकि ये तो हो गया अब आपका अचर, हमको मतलब है चर राशि। तो जो चर राशि के घात देख रहे हैं 2 वो तो एक प्रकार की पूर्ण संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो आपका बहुपद हो जाएगा, लेकिन हमको ढूंढना है कि कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं -5x ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों यहाँ पर x का जो घात है 1 है, यानी कि ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। ऑप्शन नंबर अगर हम सी में दोस्तों देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 का गुणांक जो x के पावर 5 है उसका तो घात 5 यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका जो अगला पद है x के घात 1/2, तो इस चौरासी का जो घात आप देख रहे हैं 1/2, ये दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण संख्या नहीं है। यानी पूर्ण संख्या के परिवार में अगर आप देखें तो आपको 1/2 दोस्तों कभी भी मिल नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरे बातों को कि जिस किसी भी बीजीय व्यंजक में उनके चर राशि के अगर घात पूर्ण संख्या नहीं होंगे उन्हें हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। अगर वो पूर्ण संख्या होते हैं समस्त चर राशि के घात, ऐसा नहीं कि एक पद के चर राशि के घात पूर्ण हो गया, दूसरे का पद के चर राशि के घात अपूर्ण हो गया तो उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी भी बीजीय व्यंजक में उनके समस्त चर राशियों की जो घात होनी चाहिए वो दोस्तों एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी उसको बहुपद बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो आपके 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्यक है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका बहुपद दिया हुआ है px, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका एगो शून्यक होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शून्यक का मतलब क्या हुआ कि जिस बहुपद का कोई भी अगर शून्यक अगर प्राप्त होता है तो शून्य क्या करेगा कि उस बहुपद के संपूर्ण मान को शून्य कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक को x के मान पर रखकर देखते हैं। अगर जो मान इस px के संपूर्ण मान को शून्य कर देगा तो बोलेंगे कि वही क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर जो नहीं कर पाएगा तो बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले 2 दोस्तों यहाँ पर रखकर देखते हैं। p के जो यहाँ पर x दिया है ना, तो x के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम लोग यहाँ पर दोस्तों 2 रख लेंगे। तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 इंटू हो जाएगा 2 अब माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4। देखिए 2 का अगर स्क्वायर करें तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6 और माइनस हो जाएगा 4। यहाँ पर प्लस 4 है या माइनस 4 बच जाए 6, तो बिल्कुल भी शून्य नहीं हुआ, यानी 6 बच गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल भी दोस्तों राइट नहीं है। ठीक है, अब चलते दोस्तों हम लोग बी नंबर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना उसको रख कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पर एक्स के मान पर रखेंगे तो -4 आप बराबर दोस्तों देखिए यहाँ पर -4 का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 फिर हो जाएगा -4। ठीक है, देखिए यहाँ पर करते हैं 4 चौके 16 माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, शर्त यही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 12 अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखिए 16 माइनस माइनस प्लस 12 4 16, यानी अगर 16 में से 16 को घटाइए आप तो यहाँ पर निकल कर आएगा 0। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हमने px के मान में x के स्थान पर
-4 रखा तो हमारा पूरा px जो है दोस्तों वो 0 के बराबर हो चुका है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर पर देखिए दोस्तों आप लोग से क्या कहा जा रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है, यानी मूलों का गुणनफल यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका द्विघाती बहुपद है तो मूलों का जो गुणनफल होगा वो आपको प्राप्त होगा अल्फा इंटू बीटा पर। आज जो अल्फा इंटू बीटा है दोस्तों वो आपको मिलता है c/a से, यानी अचर पद है और बटा में x² के गुणांक से रिलेशनशिप अपना दर्शाता है। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको दिया है दोस्तों कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8। और यहाँ पर देखिए c का मान कितना मिलेगा, तो c का मान दोस्तों आपको a मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं a। आज जो a का मान है वो कितना मिल जाएगा, तो दोस्तों x² के यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है तो यहाँ पर मान के चलते 1 आपका गुणांक है तो a बटा में हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सिंपली रूप से a बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, तो 8, यानी a का जो मान होगा वो 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में आप लोग से कहा जा रहा है घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि n घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो बहुपद अपने जितने घात वाला होगा उनके शून्यक भी उतने ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यदि किसी बहुपद का घात अगर 1 है तो उसके शून्यक भी 1 मिलेंगे, यदि किसी बहुपद का घात 2 है तो उसके शून्यक भी 2 मिलेंगे, यदि किसी बहुपद का घात 3 है तो उसके शून्यक 3 मिलेंगे, यदि किसी बहुपद का घात 4 है तो उसके शून्यक भी 4 मिलेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अगर n तक किसी बहुपद का घात अगर n है तो उसके शून्यक कितने मिलेंगे, तो n ही मिलेंगे। यानी अगर 10 घात वाला बहुपद लीजिएगा तो शून्यक भी 10, अगर 20 घात वाला बहुपद लीजिएगा तो शून्यक भी 20। उसी प्रकार से दोस्तों अगर n घात वाला बहुपद लीजिएगा तो उसके शून्यक भी कितने प्राप्त होंगे, तो n ही प्राप्त होंगे। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इना के अनंत अद्वितीय मार दिया जाए। ठीक है, तो सोच समझ के अच्छे से 10 नंबर पर देखिए दोस्तों, 10 नंबर आप लोग से क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर कहा जा रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a। ठीक है, तो -b यहाँ पर कौन होगा, देखिए -b यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, तो माइनस पहले से है, अब b के स्थान पर लिखेंगे हम लोग -2, अब बटा में हो जाएगा a। तो a का मान कुछ नहीं है, x² है तो x² के साथ कुछ नहीं है तो मान चलते इसका गुणांक 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेंगे 1। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, माइनस माइनस प्लस तो केवल दोस्तों निकल कर आएगा 2। तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कितना, तो 2। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया कि जो बहुपद जितना घात वाला होगा उसके शून्यक भी उतने ही भाई प्राप्त होंगे। तो द्विघात बहुपद है यानी ये 2 घात वाला बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने मिलेंगे दोस्तों, तो इसके शून्यक भी 2 ही प्राप्त होंगे। तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना मैट्रिक बिहार बोर्ड में तो छोड़िएगा मत, बता दे रहे हैं आप लोग को सारा सारा दोस्तों मैं चैप्टर वाइज करके आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूंगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए प्रश्न नंबर 12 में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इसमें घात मतलब ये कितना घात वाला बहुपद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये भी आपका चौरासी है, ये भी आपका चौरासी है, ये भी आपका चौरासी है, ई चौरासी की घात 3 है, ई चौरासी की घात 2 है, ई चौरासी की घात 1 है। लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी अगर हम बीजीय व्यंजक लेते हैं तो उसमें जो भी आपके 84 आते हैं उन 84 में से जिस 84 का ज्यादा घात होगा उसे हम लोग उस बहुपद की घात बोलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस बहुपद में जो आपका y³ है उसी का घात सबसे ज्यादा है। तो बोल सकते हैं कि इस जो बहुपद की जो घात है वो कितना है, 3 है, यानी यह त्रिघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद की जो घात होती है वो होती है 3। तो इसलिए 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में आप लोग से कहा जा रहा है यदि x³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल है। तो दोस्तों देखिए 2 शून्यक शून्य है और 2 अन्य शून्यक का गुणनफल आप लोग से पूछा है। तो दोस्तों आप
लोग जानते होंगे कि त्रिघाती बहुपद में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा में ए। ठीक है दोस्तों, यही आपका होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक दोस्तों जो आपका शून्य है अल्फा, उसको हम लोगों ने शून्य मान लिया। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जीरो रखेंगे। तो अल्फा का स्थान पर रखिए जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीटा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा दोस्तों आपका गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का स्थान पर हो जाएगा दोस्तों आपका जीरो, अब बराबर में हो जाएगा सी बटा में ए। ठीक है, इसका जब दोस्तों मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा जीरो प्लस बीटा इंटू गामा, और जब आप लोग गामा को जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा दोस्तों केवल क्या, तो आपका दोस्तों जीरो, आप बराबर में वही कितना, तो सी बटा ए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एगो जो आपका शून्यक है अल्फा वो तो आपका शून्य हो चुका है, लेकिन जो दो ठो आपका शून्यक है, एगो आपका बीटा, एगो दोस्तों जो आपका शेष है गामा, इन दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों वो आपको निकल कर आया है कितना, तो सी बटा ए। तो दोस्तों सी बटा ए क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी बटा ए आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन करे तो हम लोग सिंपल रूप से हम लोग ये देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, किसका दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फार्मूला देखेंगे। तो इसका दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है सी बटा में ए। बस इसी को दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये ना कि हम लोग अल्फा के मान में जीरो रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, कुछ भी नहीं, मैंने करके दिखाया कि कैसे होगा। ठीक, ताकि आप लोग समझ सके। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, रैखिक बहुपद का आलेख होता है। तो दोस्तों रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाले बहुपदों का जो ग्राफ है वो सदैव ही दोस्तों एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब कि एक रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा, जो ग्राफ होगा, वो सदैव दोस्तों सरल रेखा प्राप्त होगा। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग से क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान है। यही दोस्तों क्या करना है आप लोगों को बताना है। तो ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। यहाँ पर आपके जो शून्यक है वो कौन कौन से हैं, तो एगो अल्फा एगो बीटा है, और आपको दोस्तों ज्ञात करना है किसके बारे में, तो अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा में अल्फा। ठीक है, इसी दोस्तों आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम लोग मान ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। बीटा और अल्फा का लसा कितना होगा, तो दोस्तों बीटा और अल्फा का जो लसा होगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लसा निकालेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अल्फा बचेगा, और अल्फा को हम लोग क्या करेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आएगा अल्फा स्क्वायर। हम लसा निकाल रहे हैं, लसा निकालना आता है ना, यानी बीटा को हम लोग बीटा से कटाएंगे तो यहाँ केवल बचेगा अल्फा, और यहाँ पर अल्फा है, एगो यहाँ पर भी अल्फा है, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना निकल कर आएगा, अल्फा स्क्वायर। सिंपली उससे क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फा अल्फा कट जाएगा, यानी सिंपली से कीजिए ना, बीटा को बीटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी दोस्तों इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, आप लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है दोस्तों बी स्क्वायर। अगर दोस्तों हम लोग ऐसे कर दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो बराबर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों बराबर में हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर भी ना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे। जहाँ जहाँ दोस्तों आपका ए है वहाँ वहाँ आपका हो जाएगा अल्फा, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हो जाएगा दोस्तों आप लोग का बीटा। तो इसी सूत्र को क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों हम काट दिए, तो हम क्या करते हैं, तो अल्फा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिख लेंगे कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बाटा में जो आपका दोस्तों आया था वो कितना निकल कर आया था, तो अल्फा इंटू निकल कर आया था बीटा। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस बी के स्थान पर कितना है, तो -3। तो दोस्तों को पहले से माइनस है, ठीक है। अब फिर एगो यहाँ पर जो बी का मान है वो कितना निकल कर आया है, -3। तो हम लोग ले लेंगे -3। ए का जो मान है वो है दोस्तों 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर ले लेंगे 1, तो कितना निकल कर आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी आपका हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों 3। तो 3 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। तो सी दोस्तों कौन होगा, तो सी आपका 5 हो जाएगा और ए होगा 1। तो सी बटा ए कहने का मतलब कि 5 बटा में 1। तो 5 बटा 1 का जो मान होगा वो आपको दोस्तों कितना प्राप्त होगा, तो 5 ही प्राप्त होगा। और नीचे में दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो दोस्तों आपको क्या प्राप्त होगा, तो 5 ही प्राप्त होगा। तो आगे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो जब दोस्तों हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप ही बताइए। अगर हम तितरी का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों हमें यहाँ पर प्राप्त 9 माइनस 2 5 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 बटा में हो जाएगा 5। 9 में से अगर हम 10 को दोस्तों घटाएंगे तो हमें निकल कर आएगा -1 बटा में 5। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 का राइट ऑप्शन। तो 15 जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए तो किसमें -1 बटा 5 आ रहा है, तो -1 बटा जो 5 है वो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो 15 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा दोस्तों, अगर ऐसा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसका सोल्यूशन आप लोग अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर में। इसमें दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है द्विघाती बहुपद का आलेख होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना कि जो सरल रेखा जो होता है वो होता है रैखिक बहुपद का आलेख। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग से पूछा जा रहा है कि द्विघाती बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि द्विघाती बहुपद का जो आलेख होता है वो कभी भी सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, यानी उसका जो आलेख होता है वो दोस्तों यू आकार का प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इनके 2 ठोस शून्यक प्राप्त होंगे और ये क्या करेगा कि जब अपने अक्ष पर किन्हीं 2 बिंदुओं पर क्या करेगा, ये दोस्तों कटेगा, इसलिए इसका जो आकार है वो यू आकार का प्राप्त होता है। और जो आप यू आकार देख रहे हैं ना, इसी आकार को दोस्तों हम लोग पारावलय के नाम से जानते हैं। किससे, तो पारावलय। याद रखिएगा कि द्विघाती बहुपद का जो आलेख होता है वो होता है पारावलय, और जो रैखिक बहुपद का आलेख होता है वो होता है सरल रेखा। तो 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 17 नंबर पर। अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, मतलब मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपके यहाँ पर जो मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो दिया हुआ है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि इतना का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है इसका फॉर्मूला, बताइए। तो दोस्तों देखिए अल्फा प्लस बीटा को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है दोस्तों माइनस बी बटा में ए, यही दोस्तों क्या होता है हमें प्राप्त होता है। तो देखिए तो बी का जो मान वो कितना है, तो एक्स का जो गुणांक है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो लिखेंगे हम लोग का -1। और जो दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, तो 1, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1, तो निकल कर आएगा कितना, तो दोस्तों केवल -1। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो होगा दोस्तों -1, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू क्या है दोस्तों, तो बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना दिया हुआ है, तो सी का मान दिया हुआ है 1, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए वो भी है आपका 1। तो सी बटा जो ए होगा दोस्तों वो आपको प्राप्त होगा किसके, तो 1 के। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 1, और जो नीचे में है वो भी दोस्तों आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो आपको दोस्तों
दोस्तों 1 मिलेगा। माइनस 2 का अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2 प्राप्त होगा। बटा में हो जाएगा 1। लिखिए चाहे मत लिखिए, बात वो एक ही है। 2 को अगर x से घटाएं तो हमें निकल कर आएगा यहाँ पर -1। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके 17 का जो ऑप्शन नंबर ए है उसी में आपको -a प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 में आप लोग से क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अगर x + y = 2 और x² + y² = 2 तो x y का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप लोग से किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे मैं आप लोग को बताते जाता हूँ वैसे वैसे आप लोग समझते रहिएगा दोस्तों। इसका भी सोल्यूशन आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऐसे लिखते हैं, यानी x² + y² दिया ना, तो यहाँ पर x प्लस अगर y का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या निकल करेगा, x² + 2 × x × y प्लस में y का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, x² + y² का अगर इक्वल करेंगे तो जो +2xy है उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, x + y का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 × x × y। ठीक है, अब देखिए दोस्तों x² + y² का जो मान है वो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। कितना, तो दोस्तों 2 दिया है ना यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 2। x + y का जो मान है वो दिया हुआ है यहाँ पर 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x + y के स्थान पर हम लोग दोस्तों लिख लेंगे 2। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर -2 × हो जाएगा x × y। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से आप लोग, 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी के, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4, माइनस में हो जाएगा 2xy। तो दोस्तों देखिए जो -2xy है उसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये अपने प्लस के रूप में आ जाएगा, यानी +2xy बराबर में ये क्या है दोस्तों 4, और ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये दोस्तों चला आएगा इधर, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा। तो दोस्तों आपका हो सकता है 2xy बराबर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो दोनों गुणा फॉर्म में तो कट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि जो दोस्तों आपका जो xy है वो आपको बराबर है किसके, तो 1 के। तो हम लोग क्या करते हैं 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आना कैसे किए, हाँ मैं बस जैसे जहाँ जहाँ कॉलम चला रहे हैं तो दोस्तों गिजी मिजी हो रहा हाथी को स्क्रीन में कहाँ कहाँ बनाए बताइए। तो दोस्तों समझते रहिए कैसे कैसे हम कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने x × y का जो मान है 1 प्राप्त किया। तो दोस्तों 18 में देखिए तो 1 दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। यही क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 पर देखिए दोस्तों आप लोग से क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अगर a बराबर 2 है और b बराबर 4 तो z कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर a का जो मान है वो आपको दिया हुआ है 2, जो b का मान है वो दिया हुआ है दोस्तों आपको 4। अब पूछा है कि z बराबर कितना होगा। तो दोस्तों जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो ABCD वर्णमाला में जो आपका A है वो अपने किस स्थान पर आता है, मतलब A का जो स्थान है ABCD की वर्णमाला में वो कितना पर है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि A का जो स्थान है वो ABCD की वर्णमाला में वो प्रथम है, और जो B का स्थान है वो ABCD की वर्णमाला में द्वितीय है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो A है वो अपने स्थान का दुगना है, यानी कि 2, और जो B है वो अपने स्थान का क्या है, दुगना है, यानी ABCD वर्णमाला में जो B है वो आता है द्वितीय स्थान पर, और जबकि यहाँ पर अपने स्थान का दुगना है, यानी कितना है दोस्तों, यह 4 है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग समझिएगा कि जो Z है वो ABCD वर्णमाला के कितना वाले अक्षर पर आता है, मतलब कितने स्थान पर आता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो Z है वो ABCD वर्णमाला के अंतिम स्थान पर आता है, और जो अंतिम स्थान है वही तो है आपका कौन सा, तो 26, यानी 26 लेटर्स होते हैं हमारे अल्फाबेट में। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 जो लेटर है उसमें जो दोस्तों 26वां स्थान है वो है आपके Z का। तो ये भी क्या होगा, अपने स्थान का दुगना हो जाएगा। तो 26 का अगर हम लोग दुगना कर दें तो कितना होगा, 6 दूनी 12 के 2 से लगा मतलब 26 दूनी 52, तो 52 क्या होगा दोस्तों 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही दोस्तों आपके 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ गए ना, कितना इजी क्वेश्चन था, बस केवल समझने के यहाँ पर हमें दे रहे हैं। देखिए 20 नंबर दोस्तों आप लोग से क्या कहा जा रहा है, 20 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है P का मान
जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। क्या बोला है दोस्तों? भाज्य है। भाज्य करने का मतलब कि वो बिल्कुल क्या होगा दोस्तों कि x माइनस 2 से जो ये आपका बहुपद है ना ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कटने का मतलब कि इसका जो शेषफल होगा r वो दोस्तों क्या प्राप्त होगा? 0। तो दोस्तों हम लोग गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ये जानते हैं कि यदि हम लोग किसी भी रैखिक बहुपद से अगर एक या एक से अधिक घात वाले बहुपदों में अगर हम भाग देते हैं, अगर उसका शेषफल अगर दोस्तों शून्य प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x माइनस 2 है दोस्तों वो आपके जो भाज्य वाला जो बहुपद है उसका दोस्तों गुणनखंड है। ठीक है, तो जब गुणनखंड है तो हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 2 को हम लोग दोस्तों शून्य के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा x का जो मान है वो निकल कर आएगा कितना, यानी जो माइनस 2 है वो चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, यानी x का जो मान है वो हमें मिल जाएगा 2। और जो दोस्तों यहाँ पर बहुपद है इसे हम लोग क्या करते हैं px मान लेते हैं। px बराबर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 8। जब x माइनस 2 दोस्तों आपके इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जो आपका px होगा इसका जो शेषफल होगा वो आपको क्या निकल कर आएगा, वो आपको निकल कर आएगा 0। तो हम लोग px को 0 के इक्वल कर लेते हैं और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ दोस्तों हम लोग 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने x माइनस 2 को दोस्तों शून्य के गुण से हमने x का मान कितना प्राप्त किया था, तो दोस्तों हमने 2 प्राप्त किया था और x के स्थान पर हमें 2 रखना है। तो रखिएगा आप लोग ध्यान से, x क्यू है तो रखेंगे हम लोग 2 का होल क्यू आप प्लस 4 इंटू x², तो लिखेंगे 4 इंटू x का मान लिखेंगे दोस्तों हम लोग 2, इसका लिख लेंगे हम लोग a² माइनस हो जाएगा p इंटू x के मान पर हम लोग x के स्थान पर लिखेंगे दोस्तों कितना, तो 2 आप प्लस 8 आप बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? 2 का क्यों करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी के 8 प्लस हम लोग 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर होगा 4 4 चौको हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 माइनस है p को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें दोस्तों यहाँ प्राप्त होगा माइनस 2p प्लस यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 8 बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लस ही 8 है और यहाँ पर भी प्लस 8 है, तो 8 है 8 मिल के क्या होगा तो दोस्तों 16। अब फिर यहाँ पर प्लस 16 दिया है तो लिख लेंगे 16 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 अब माइनस है 2p है, तो अगर दोस्तों इसको हम इधर ट्रांसफर करें शून्य की ओर तो ये हो जाएगा बराबर में 2p, किसमें तो प्लस 2p। ठीक है, 16 16 दोस्तों आपको निकल कर आ जाएगा 32 आप बराबर 2p। अगर दोस्तों हम लोग 32 को 2 से अगर हम कटा दें तो हमें दोस्तों ये पूरा पूरा कट जाएगा कितना बार में, तो 16 बार में। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि हमारा जो p का मान है वो हमें कितना प्राप्त होता है, तो वो दोस्तों हमें प्राप्त होता है 16। तो यहाँ पर देखिए तो 20 का जो राइट ऑप्शन होगा कौन होगा, तो दोस्तों 20 का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 21 नंबर पर। देखिए 21 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ, यानी दोस्तों आपको बताना है कि इसमें x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, z अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या मूल बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता रहा हूं कि जो भी आप बहुपद दोस्तों लीजिएगा, मान चलते हमने यहाँ पर एक बहुपद लिया, कौन क्वेश्चन में कितना बहुपद दिया है तो y बराबर px, तो y बराबर px कहने का मतलब कि हमारा जो बहुपद है दोस्तों वो x चर में बहुपद है, कितने में तो x चर में बहुपद है। तो दोस्तों गारंटी है कि जो इनके दोस्तों शून्यक होंगे और इनके जो शून्यक के जो दोस्तों बिंदु प्राप्त होंगे वो आपके x ही अक्ष पर प्राप्त होंगे। और जब आपके x अक्ष पर प्राप्त होंगे तो दोस्तों इस बहुपद का जो आलेख होगा वो क्या करेगा दोस्तों, x ही अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, इसके अलावा कोई और अक्ष को तो बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यह x चर में क्या है बहुपद है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारे 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है। यानी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग समझेंगे, यानी y पर px दिया ना तो x यहाँ पर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये क्या करेगा कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। अब कितना लगा क्वेश्चन होगा कि सर अगर दे दे p इंटू टी, तब हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों आपका ऑप्शन में भी अक्ष देगा t के साथ ही, t अक्ष को, क्योंकि हमको मानना पड़ेगा उस अक्ष को। जो भी दोस्तों आप जिस चर में अगर बहुपद लीजिएगा तो उसी चर
के अनुसार क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमको अक्ष को निरूपित करना पड़ता है। इस चीज़ को आप लोग समझ कर रखिएगा। तो यह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर में देखिएगा क्या कहा जा रहा है, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग देने पर निम्न में से प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद किससे, तो x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल निम्न में से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब आप x माइनस ए से किसी भी अगर बहुपद में भाग देते हैं, एक या एक से अधिक घात वाला यानी रैखिक या उससे अधिक घात वाले बहुपद में दोस्तों अगर आप भाग देते हैं तो उसका दोस्तों जो शेषफल है वो पक्का है कि क्या प्राप्त होगा, वो दोस्तों आपको पी ही प्राप्त होगा। यानी जो शेषफल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आर। आर से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग निरूपित करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आर क्यों लिखा बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका जो भाजक है वो कितना है, तो x माइनस ए है, यानी यह रैखिक बहुपद है। तो जो आपका शेषफल मिलेगा वो पक्का है कि अपने भाजक से छोटा मिलेगा। आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम दोस्तों अपने भाज में भाजक से भाग देते हैं तो भाग क्रिया के फलस्वरूप हमें दोस्तों जो हमें नियम प्राप्त होता है शेषफल के लिए, वो कैसा प्राप्त होता है कि जो शेषफल होगा वो आपके या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन अपने भाजक से सदैव क्या होगा दोस्तों, वह छोटा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भाजक है आपका x माइनस है, या जो कि रैखिक बहुपद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेषफल होगा वो बिल्कुल भी रैखिक बहुपद प्राप्त ना होकर वो अचर बहुपद प्राप्त होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद से छोटा घात वाला अगर हम बहुपद लेते हैं तो दोस्तों वो जो आपका बहुपद है वो अचर बहुपद के रूप में ही जाना जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आर एक्स ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर आर लिखेंगे। और जो शेषफल आर है वो आपको प्राप्त होगा किस रूप में, तो पी इंटू ए के रूप में प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपने एक्स माइनस ए लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड किस रूप में आ सकता है, शून्य के गुण से। तो दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा एक्स बराबर ए, क्योंकि एक्स के स्थान पर क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहीं पर आप क्या कीजिएगा, ए को रखिएगा। तो इसीलिए पी ए बराबर जो मान होगा वो आर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए तो आपको कौन आपका राइट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर पर। देखिए 23 नंबर में क्या कहा जा रहा है, यदि रैखिक बहुपद x माइनस ए एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद का एक गुणनखंड हो तो रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल निम्न में से प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग से ये कहा जा रहा है कि x माइनस ए जो है वो एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। देखने से पता चल रहा है अगर इसको हम लोग एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में अगर हम भाग देते हैं, जबकि x माइनस ए जिस बहुपद में भाग दे रहे हैं उसका गुणनखंड है, तो शेषफल इनका क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आप इतना समझिएगा गुणनखंड प्रमेय अनुसार कि अगर x माइनस ए किसी बहुपद का एक गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो शेषफल होगा वो पक्का है कि शून्य प्राप्त होगा। यानी शेषफल क्या लिख सकते हैं आप लोग, शेषफल ही नहीं लिखिएगा p इंटू ए बराबर आर, यही ना लिखिएगा दोस्तों, किससे, तो शेषफल प्रमेय से। जबकि x माइनस जो a है वो दोस्तों आपके भाग देने वाले किस पे हमको भाग देना है, तो px में। तो दोस्तों उसी का यह गुणनखंड है। तो गुणनखंड करने का मतलब कि उसके शेषफल के मान को पक्का है कि शून्य कर देगा। इसके पहले देखिए गुणनखंड अगर नहीं रहेगा ना तो ये कोई जरूरी नहीं है कि शून्य करबे करेगा, शून्य कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। शून्य कर देगा तो बोलेंगे पक्का वो जो भाजक है वो अपने भाज का गुणनखंड होगा। अगर शून्य नहीं करेगा तो हम लोग समझेंगे कि जिस भाजक से हमने भाग दिया था अपने भाज में वो बिल्कुल भी अपने भाज का यह भाजक बिल्कुल भी गुणनखंड नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक से अधिक घात वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, तो कौन है, तो दोस्तों वो x माइनस ए है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो px होगा उसका जो दोस्तों शेषफल प्राप्त होगा वो पक्का है कि आपको शून्य प्राप्त होगा। इसलिए pa का जो मान होगा वो आपको r प्राप्त ना होकर वो आपको 0, यानी ये भी दोस्तों आपका r है लेकिन किस रूप में, तो आपको शून्य के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ कर ही आप लोग सही ऑप्शन को क्लिक करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप लोग हड़बड़ा कर कोई भी गलत ऑप्शन आप लोग दोस्तों पोत दीजिएगा, सोच समझकर अच्छे से। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ जिससे कि दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह सके। तो 23 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, p इंटू ए बराबर 0 के इक्वल है। तो हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 24 नंबर पर। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से कहा जा रहा है यदि द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर 0 में ए बड़ा 0 हो तो इसके ग्राफ का आकार निम्न में से होगा। दोस्तों यहाँ पर जब ए बराबर 0 देख रहे हैं ना तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मतलब नॉट इक्वल टू देना भूल गया हूँ। यहाँ पर नॉट इक्वल होगा क्योंकि ए का जो मान होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा द्विघाती बहुपद में, मैंने आप लोग को बताया था। तो नॉट इक्वल होगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करना
PDF निकालिएगा मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो यहाँ पर आप लोग कॉलम से यहाँ पर नॉट इक्वल दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ax² + bx + c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 में a बड़ा 0, यानी जो a का मान है अगर वो 0 से बड़ा है तो इसका ग्राफ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ है वो हमेशा प्राप्त होता है U आकार का। आज जो U आकार वाला जो ग्राफ है वो दोस्तों कैसा है देख सकते हैं, ये दोस्तों मतलब इस तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है, यानी U आकार का दोस्तों आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आकार निम्न में से होगा, यानी ऊपर की ओर खुला कि नीचे की ओर खोला कि पैराबोला कि सरल रेखीय। तो भाई मोर सरल रेखीय तो हो ही ना, क्योंकि ये आपका होगा आपके किस में, तो रैखिक बहुपद में। पैराबोला तो आप लोग जानबे करते हैं कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो पैराबोला होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ग्राफ का आकार निम्न में से होगा। तो आप लोग पैराबोला मत टिप देना, क्योंकि पैराबोला का मतलब कि द्विघाती बहुपद का जो दोस्तों आलेख होगा वो पैराबोला होगा। लेकिन यहाँ पर a बड़ा 0 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी a का जो मान है वो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा U वाला जो आकार बन रहा है ना, जो पैराबोला है हमारे द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बन रहा है वो दोस्तों ऊपर की ओर खुला बनेगा। बात को समझिए, ऊपर की ओर। जैसे कि आपने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, आपने यहाँ पर दोस्तों अक्ष ले लिया, ऐसे आपने अक्ष ले लिया, ठीक है। तो ये आपने अक्ष लिया किस में, तो ग्राफ बनाने के क्रम में। तो दोस्तों आपका जो a बड़ा अगर 0 होगा, a ग्रेटर अगर आपका 0 होगा, तो दोस्तों आपका जो U होगा वो सदैव ऊपर की ओर रहेगा, इस तरीके से खुला रहेगा। मतलब इस तरीके से क्या करेगा, दो बिंदु, एक बिंदु इस पर प्रतिशत कर रहा है, एक बिंदु इस पर प्रतिशत कर रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोस्तों ऊपर की ओर खुलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ऐसे मिल जाए, a जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 0 के, तो यहाँ पर आपका जो पैराबोला जो आकार होगा वो आपको नीचे की ओर प्राप्त होगा, यानी कि इस तरीके से। यानी आपका जो अक्ष है उसके दो बिंदु पर प्रतिशत कर रहा है, लेकिन कहाँ, तो नीचे की ओर खुल रहा है, और यहाँ पर यह ऊपर की ओर खुल रहा है। कब, जब a जो है वो बड़ा है 0 से, और जब a 0 से छोटा हो जाएगा तो वो नीचे की ओर खुलेगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, यानी ऊपर की ओर खुला। देखिए 25 नंबर में आप लोगों से कहा जा रहा है, यदि द्विघाती बहुपद ax² + bx + c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 में a जो है वो 0 से छोटा है, तो ax² का गुणांक निम्न में से होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट है। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर a का मान 0 से अगर बड़ा प्राप्त हो तो हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो पैराबोला आकार है वो ऊपर की ओर खुलेगा। अगर 0 से अगर छोटा प्राप्त हो तो हम लोग ये समझेंगे कि पैराबोला जो आकार है वो दोस्तों आपके नीचे की ओर खुलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग से कहा जा रहा है कि a जो है वो 0 से छोटा तो है, लेकिन x² का जो गुणांक होगा वो निम्न में से क्या हो सकता है, यानी जो a का मान है वो निम्न में से क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी a का जो मान है अगर वो 0 से अगर छोटा होगा तो वो सदैव और सदैव दोस्तों ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक करने का मतलब कि 0 के दाईं ओर आपके धनात्मक संख्या मिलेंगे और 0 के बाईं ओर आपके ऋणात्मक संख्या मिलेंगे। तो दोस्तों जब आपके a का मान 0 से अगर छोटा होगा तो 0 से छोटा होने के क्रम में आपका a माइनस ना होगा, बताइए तभी ना दोस्तों वो 0 से छोटा है। और अगर मतलब इससे बड़ा रहता तो a का मान क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि x² का गुणांक निम्न से होगा, तो x² का जो गुणांक है वो कौन है, तो वो दोस्तों a है, और a का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा, धनात्मक बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a जो है वो 0 से छोटा है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको दोस्तों, सेलेक्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको दोस्तों जो भी आपके दोस्तों दुकान पर या और भी बहुत सारे दोस्तों आपकी किताब के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से आपको उपलब्ध किए जा रहे हैं, उसमें भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से आप लोग के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग दोस्तों नहीं जानिएगा तो फिर दोस्तों अगर परीक्षा में अगर पूछिए दे तो दोस्तों आप लोग उसका कैसे आप लोग सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग को जाना बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं हम लोग 26 नंबर पर। देखिए 26 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है, यहाँ पर बात को समझते रहिएगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है द्विघाती बहुपद y बराबर px का आलेख अक्ष के जिस बिंदु से मुड़ता है वह बिंदु कहलाता है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग अक्ष लेंगे द्विघाती बहुपद है तो पक्का है कि वो दोस्तों u आकार यानी पैराबोला आकार का उसका दोस्तों आलेख आपको प्राप्त होगा। या तो दोस्तों वो ऊपर की ओर खुलेगा या तो वो नीचे की ओर खुलेगा, लेकिन वो दो बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा। जिस मतलब जिस चौरासी वाला वो बहुपद होता है वो उसी चौरासी के अक्ष को क्या करेगा, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो बोला है कि जिस बिंदु से मुड़ता है, तो देखिए मुड़ा है ना, एगो इस बिंदु से मुड़ा है, ये वाला इस वाले बिंदु से मुड़ा है, एगो इस वाले बिंदु से मुड़ा है। तो ये जो बिंदु है आपका, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दोस्तों
दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग शीर्ष के नाम से जानेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग से ऐसा क्वेश्चन मिस ना कर पाए। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप हमें जल्दी कमेंट में दोस्तों अपना डाउट पूछकर क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं 27 नंबर में। देखिए 27 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है द्विघाती बहुपद y बराबर px का शीर्ष निम्न में से बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोग बता दूं कि मैंने जो शीर्ष आप लोग को बताया ना 26 नंबर वाले प्रश्न में, तो वो शीर्ष कहने का मतलब कि आपका वो x था। क्या था दोस्तों, x था। यानी अगर आपका कोई बहुपद अगर px में हो तो शीर्ष आपको x प्राप्त होगा। अगर कोई बहुपद आपके py के रूप में हो तो आपका शीर्ष y प्राप्त होगा। अगर कोई बहुपद आपका दोस्तों p और t के रूप में हो तो आपका शीर्ष जो होगा वो t प्राप्त होगा। बात को समझ रहे हैं ना। यानी t अक्ष से ही क्या करेगा, वो मुड़ेगा, y अक्ष से ही क्या करेगा, वो मुड़ेगा। तो बोला है कि शीर्ष निम्न में से बराबर होता है। तो दोस्तों जो आपका शीर्ष है ना, यानी मान के चलते हैं कि हमारा जो बहुपद है वो है दोस्तों हमारे पास px है और इसका शीर्ष आपको मिल जाएगा x है। तो ये दोस्तों आपका जो बराबर होगा वो सदैव बराबर होगा -b/2a की। याद रखिएगा किसके, तो -b/2a के। तो इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। तो 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, 28 नंबर में चलते हैं। देखिए दोस्तों 28 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग से बोला जा रहा है कि शून्यक क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। x² - 3 के शून्यक पूछ रहे हैं ना, तो शून्य के गुण से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि x² - 3 को शून्य के बराबर दोस्तों हम लोग मान लेंगे। तो x² का जो मान होगा कितना हो सकता है, जो -3 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के रूप में, और जो स्क्वायर अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ये दोस्तों पकड़ लेगा रूट। तो यानी कहने का मतलब कि जो x का मान है वो निकल कर आ जाएगा ±√3। यानी एक जो शून्यक है वो आपको प्राप्त होगा +√3 के रूप में, और जो दूसरा शून्यक है वो प्राप्त होगा -√3 के रूप में। द्विघाती बहुपद है भाई, तो इसके दो को शून्यक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो -√3 और +√3 क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि जो 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 29 नंबर पर दोस्तों देखिए, इसमें आप लोग से कहा जा रहा है यदि बहुपद px = k² + 4 × x² + 13x + 4k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान होगा। तो दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, देखिए आपका बहुपद कैसा है, द्विघाती है ना, x² है तो द्विघाती बहुपद है। तो मान के चलते हैं कि इसका पहला शून्यक है अल्फा, तो दूसरा शून्यक है दोस्तों आपका बीटा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। तो भाई पहले का है हमारा अल्फा, दूसरा का है बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीटा है वो अपने अल्फा का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो सकता है, तो 1/में दोस्तों हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो k का मान किस में प्राप्त होगा, तो दोस्तों k का मान प्राप्त हो जाएगा c/a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है। तो लिखेंगे c/ जो a है वो आपको मिलेगा कैसे, तो अल्फा × बीटा से। तो अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, और अल्फा × बीटा का जो मान है वो दोस्तों क्या होगा, 1/α हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा जो है वो अपने अल्फा का व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, c का मान कितना दिया है, तो 4k। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 4k बटा में a का जो मान है वो कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों k² प्लस आपको दोस्तों 4 यहाँ पर प्राप्त है। देखिए अल्फा क्या होगा दोस्तों, आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो सकता है, देखिए नीचे में क्या है, k² + 4 है। अगर इसको इधर भेजें, इधर कट गया तो इधर पूरा आपका 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा 1। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अल्फा कट गया तो 1 बचेगा, और k² + 4 को अगर उधर ट्रांसफर करें तो हमें निकल कर आएगा k² + 4 और बराबर में हो जाएगा 4k। यही ना दोस्तों आपको निकल कर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ के रखिएगा। हम लोग +4k को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए दोस्तों हमें प्राप्त होगा यहाँ पर k² - 4k प्लस हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड निकाल देंगे। देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि k² का जो गुणांक है वो है आपको 1। तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4। यहाँ c का जो गुणांक है वो क्या है प्लस। तो हमको दोस्तों जोड़ने पर क्या होना चाहिए, हमको -4 प्राप्त होना चाहिए। तो गुणनखंड आप लोग का आता ही होगा, तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए कैसे होगा, तो k², 4 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी के 4, और 2 को अगर आप जोड़िएगा भी तो क्या प्राप्त होगा, तो 4। तो कैसे
लिखेंगे जो कि माइनस चिन्ह के साथ आना चाहिए। तो इसको दोस्तों हम लिख लेंगे -2k माइनस 2k प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन k को ले लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा k माइनस हो जाएगा 2। इन दोनों में देखिए कौन कॉमन होगा, तो दोस्तों आपका 2 कॉमन होगा, तो ले लेंगे -2 इंटू हो जाएगा के। बाहरी माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, यहाँ प्लस है ना तो अंदर का चिन्ह चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा k-2। ठीक है, यहाँ पर शून्य दे देंगे, यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा दोस्तों शून्य। तो हो जाएगा आपका k-2 इंटू k-2 बराबर में 0। यानी कहने का मतलब है कि जब दोस्तों हम लोग k-2 को शून्य के अगर बराबर करेंगे तो हमें k का जो मान है वो प्राप्त होगा 2। तो आप देख सकते हैं कि आपके 29 में कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। देखिए 30 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है अल्फा बीटा गामा निम्न में से किस भाषा के अक्षर हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों बताइए कि जो अल्फा बीटा जो गामा है वो किस भाषा के अक्षर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो अल्फा बीटा और जो आपका गामा है वो दोस्तों एक प्रकार के यूनानी भाषा का अक्षर है, इसीलिए 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 31 नंबर पर। देखिए 31 नंबर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम px = gx × qx + rx में यदि rx बराबर 0 हो तो निम्न में से सही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जब यहाँ पर हमारा rx का जो मान है वो शून्य प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारा शेषफल है वो सदैव अपने भाजक से छोटा होगा। तो जो भाजक है वो कितना है दोस्तों, वो आपको gx है। ठीक है, तो यहाँ पर जो gx का मान होगा, यहाँ पर जो gx का घात होगा वो सदैव अपने शेषफल की घात से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा, और जो शेषफल की घात होगी वो सदैव अपने भाजक की घात से दोस्तों छोटी होगी। तो देखिए तो इसमें आपका दोस्तों जो निरूपण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी gx > हो जाएगा rx। तो ऐसा कौन सा स्थिति मिल रहा है चार ऑप्शनों में से, तो दोस्तों वो मिल रहा है दोस्तों देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी जो rx है वो छोटा है अपने gx से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो आपका शेषफल है वो सदैव और सदैव अपने भाजक से छोटा ही प्राप्त होता है। अब चलते दोस्तों हम लोग 32 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न आप लोग से कहा जा रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - px + q के शून्यक हैं तब 1/α² + 1/β² निम्न में से बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर पूछा जा रहा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या है, तो 1/α² आप प्लस में दिया है 1/β²। ठीक है, इतना दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका लसा निकालते हैं। तो α² और β² का लसा क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा α² इंटू आपको मिल जाएगा β²। α² को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट तिरछा तिरछी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर आपको α², यहाँ पर दोस्तों मान है वो आपको निकल कर आएगा β², यानी कि β² आप प्लस में आपको दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा α²। ठीक है, तो देखिए जब β² + α² है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग α² प्लस β² बटा में देखिए अल्फा के स्क्वायर है इंटू बीटा के स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसका सूत्र क्या निकल कर आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैंने बताया कैसे निकल कर आएगा, माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अब बाटा में दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो लिख लेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस जो बीटा है वो किसके बराबर होगा, तो -b/a के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ
पर देख सकते हैं कि माइनस बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस पी। तो यहाँ पर माइनस पहले से है, अब बी के स्थान पर लेंगे माइनस पी, तो हमें क्या निकल कर आएगा, केवल दोस्तों हमें पी निकल कर आएगा। अब बाटा में ए, तो ए कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो डेट क्या करेंगे हम लोग, पी ही दोस्तों हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, तो कितना निकल कर आएगा, तो केवल दोस्तों निकल कर आएगा पी। अब उसका हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए, तो सी कौन होगा, तो दोस्तों सी हो जाएगा क्यू। ए का मान दिया है 1, कहने का मतलब सी बटा 1 कहने का मतलब केवल हो जाएगा दोस्तों क्यू, है ना, क्यू बटा 1 यानी केवल हो जाएगा यहाँ पर क्यू। अब बटा में दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो केवल दोस्तों क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो दोस्तों यही क्या होगा, आपको प्राप्त होगा पी स्क्वायर माइनस 2q बटा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 नंबर का। चलते हैं 33 नंबर पर। देखिए 33 नंबर में आप लोगों से कहा जा रहा है एक अचर बहुपद का घात कितना होता है। तो दोस्तों एक अचर बहुपद का जो घात होता है वो सदैव और सदैव शून्य होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आप 5 लिखिएगा तो 5 को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स के पावर 0, यानी हमारा जो 5 है वो इस रूप में क्या हो सकता है, निरूपित हो सकता है। और यहाँ पर जो चौरासी एक्स है उसका घात कितना है, 0। और आप सभी को पता है दोस्तों कि किसी भी चौरासी घात अगर 0 हो जाए तो उसका सदैव मान 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम 5 को एक्स के पावर 0 का जो मान है 1 अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना प्राप्त होगा, तो दोस्तों केवल हमको 5 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी अचर बहुपद देखते हैं 7, 8, 9, 10 कोई भी देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसके चौरासी का जो घात है वो पक्का है कि 0 है। इसीलिए दोस्तों हम लोग अचर बहुपद का जो घात है उसको दोस्तों हम लोग 0 मानते हैं। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 34 नंबर में। देखिए 34 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों सिंपल रूप से हम क्या करते हैं कि जो आपके यहाँ पर बहुपद दिया हुआ ना इसको दोस्तों हम लोग मानक रूप में लिख लेंगे। तो आप जानते हैं कि मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस दोस्तों होता है सी, यानी ज़्यादा घात वाला पहले उसके बाद कम घात वाला उसके बाद फिर अचर पद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा घात वाला कौन है पद है, तो हाई वाला, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा दोस्तों बी एक्स, फिर हो जाएगा आपका और अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए कहने का मतलब कि बी के स्थान पर क्या आएगा, बी आएगा, तो लिख लेंगे माइनस बी और ए का जो स्थान पर जो मान होगा वो क्या होगा, तो वो दोस्तों सी होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है तो ए है और यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है तो दोस्तों सी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सी, यानी माइनस बी बटा ए का जो मान होगा वो माइनस बी बटा सी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो माइनस बी बटा सी प्राप्त होगा। तो दोस्तों माइनस बी बटा जो सी है वही आपका 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, इसमें दोस्तों आप लोग देखिएगा इसमें आप लोग से क्या कहा जा रहा है, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो निम्न में से कौन सही है। तो दोस्तों आप लोग दोस्तों ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यांक है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सही है। तो भाई मोर सबसे पहले ए नंबर लेके चलते हैं। तो ए नंबर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना मिलता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए कहने का मतलब कि बी का जो मान है वो है दोस्तों 6, तो हमको मिल जाएगा माइनस 6 और बटा में ए, तो ए का जो मान है वो मिल जाएगा 2, तो लिख लेंगे 2। ठीक है, अब बराबर का यहाँ पर है ना, तो ले लेंगे हम लोग बराबर, मतलब बराबर आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा में ए, क्या होता है दोस्तों, तो सी बटा ए प्राप्त होता है। तो सी का मान हो जाएगा माइनस 6, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 6 बटा में ए का मान कितना हो जाएगा तो दोस्तों 2, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 2, कटाएंगे तो 2 3 6 माइनस 3, यहाँ कटाएंगे तो 2 3 6 माइनस 3, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। यानी सच में जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपने समान निरूपण को, यानी इसका जो निरूपण है वो सत्य है। इसीलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अगर जो बच्चे मेरे इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं मेरे इस पीडीएफ को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इन सभी का जो आंसर शीट है मैंने दोस्तों नीचे देने का प्रयास किया है। दोस्तों देख सकते हैं ये सारे क्या है आपके आंसर है, सारा जो आंसर दोस्तों आप लोग दोस्तों टिक
आप कर सकते हैं नीचे से देखकर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा अच्छे से दोस्तों, आप लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुल जितने सारे प्रश्न है उनका सोल्यूशन दोस्तों आप लोग को पसंद आया है, इन सभी प्रश्नों में दोस्तों मैंने जो भी आप लोगों को सोल्यूशन करने का तरीका बताया है वो पसंद आया है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको अगर पसंद ये वीडियो आया है तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।